चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवा वाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में घणो स्वागत करूँ हूँ। दर्शक भाई बहनों थे सगला जानो हो कि आपनो प्रदेश राजस्थान सरसों को प्रदेश कियो जावे है। क्यों? क्योंकि देश की लगभग आधी सरसों को उत्पादन आपनो प्रदेश करे है। सरसों का उत्पादन में अग्रणी राज्य में आवे है, एक खातर ही अपना प्रदेश ने सरसों को प्रदेश कियो जावे है। और ये बार की जो सरसों की फसला की स्थिति है काफ़ी अच्छी सुनने ने मिल रही है कि जो फसलां खेता में खड़ी है काफ़ी अच्छी उपज किसान भाई लेबा वाला है। तो आज की चौपाल को विषय अपनो चर्चा को वही रेवलो कि जो सरसों की फसल है वो की फसला की स्थिति कई है, कटाई किया करे, मडाई किया करे और भंडारण और प्रबंधन किया करे। और ऐसे अगली चर्चा खातर अपने कार्यक्रम में पधार्या है अपने साथ बातचीत करवा खातर डॉक्टर रामस्वरूप जाट। आपको कार्यक्रम में घणो स्वागत करूँ हूँ। आप प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में, जो ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत आवे है। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करा और जानकारियां को दौर चालू करा तो सबसे पहले वही जाना कि जब आप बात कर रहे हैं कि सरसों की फसल की स्थिति आबार का टेम राजस्थान प्रदेश में कसी कई है। इस बार सरसों की फसल राजस्थान में मुख्य रूप से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि इस बार 2 से 3 बरसात हो गई, जिसको हम आउट भी कहते हैं, और उससे हमारी फसल की जो पैदावार है वो बढ़ी है। दूसरा कारण ये रहा कि जो सर्दी का समय है वो काफ़ी लंबा रहा, तो इसके हिसाब से सरसों की पैदावार इस बार काफ़ी अच्छी बैठेगी और सभी प्रदेश, पूरे प्रदेश में इस बार सरसों की फसल काफ़ी अच्छी भी है। तो कुल मिलाकर किसान भाई अच्छी उपज लेवा वाला है आपकी बार। जब बात करा कि कटाई को टेम चल रही हो, जो टेम समय से आपकी फसल बोया है बाकी हमारे हिसाब में कटाई को टेम शुरू हो गयो, तो जब खेता में फसल खड़ी रहे तो सबसे पहले भी देख किया पिछाने के बाद कटाई के खातर अपनी फसल तैयार है। किसान भाइयों, ये बहुत ही मुख्य जो स्थिति होती है वो होती है कि आप फसल की कटाई किस समय करेंगे, क्योंकि अगर कटाई आपने जल्दी कर ली तो आपकी फसल में पैदावार में नुकसान होगा, और अगर आप लेट पर कटाई करते हैं तो भी आपकी फसल को नुकसान होगा। तो कटाई की स्थिति जांचने के लिए सबसे पहले हम 2 बातों का ध्यान रखेंगे। एक, आपने कौन सी प्रजाति प्रयोग में ली है, यानी किस प्रजाति की वैरायटी आपने खेत में लगाई है, और दूसरा आपके क्षेत्र की जलवायु कैसी है। इन दोनों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी फसल की कटाई कब होगी। और सामान्य तौर पर जैसे हम अगर तोरिया लगाई है, बहुत सारे क्षेत्रों में, प्रदेशों में, राज्यों में तोरिया भी लगाई जाती है, जो सरसों की ही एक प्रजाति है। अगर तोरिया लगाई है तो ये लगभग 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और दूसरी, जैसे आपने सरसों लगाई है जिसको हम राई कहते हैं, और मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में यही प्रजाति लगाई जाती है, तो इसके पकने का समय 130 से 135 दिन होता है। इसके अलावा अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर भूरी सरसों या गोभी सरसों लगाई जाती है, तो उसके पकने का समय 155 से 160 दिन होता है। लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ जो भी हम सरसों की प्रजाति लगाते हैं वो 130 से 135 दिन में पक जाती है। अब हम उसकी जांच कैसे करें कि हमारी फसल पक गई है, तो इसके लिए आप खेत में जाइए और देखिए अपनी फसल को कि उसमें से 75 से 80% जो फलियाँ हैं वो पीली पड़ गई हो। अगर वो पीली पड़ गई है, एक तो ये इसकी पहचान हो गई। दूसरा, आप फली को तोड़ के बीज निकाल के देखिए, अगर बीज आपके 2 उंगलियों के बीच में दबाने से नहीं टूट रहे हैं और उनमें हरा रंग ख़त्म हो गया है और वो पीली या भूरे रंग की हो गई है बीज आपका, तो आप उसको कटाई कर सकते हैं। तो ये मुख्य 2 अवस्थाएं होती है जिनको पहचान करके आप कटाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप नमी देखें बीज के अंदर, तो उसमें 30 से 40% नमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा सूख गई तो भी उसमें नुकसान होगा, अगर ज़्यादा नमी है तो भी नुकसान होगा। तो इन 3 मुख्य बातों का आप ध्यान रखें, इनको पहचानें खेत में जाके और अपनी कटाई सुनिश्चित करें। तो डॉक्टर साहब बताया आपने कि पूरा खेत की फलियां भी कौन देखनी है कि पीली पड़ गई। 70-75% आपने अगर खेत की फलियां पीली पड़ गई है तो वह कटवा की खातर तैयार है। आंगले में दबार देख सको, दांत के नीचे दाबर देख सको हो कि थोड़ी वांग मायने नमी रहनी चाहिए, काठी भी नहीं सूखनी चाहिए, थोड़ी नमी रहे तो आपकी फसल कटवा की खातर तैयार है। अब जब बात कटाई की चल रही है तो वो भी जान लें आप कि कटाई को जो टेम है या सुबह शाम की टेम, कौन सी टेम काटवा को उचित टेम? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि क्योंकि जैसे अगर आप दोपहर में ज़्यादा तापमान रहता है उस टाइम आप कटाई करोगे तो बहुत सारी फलियां झड़ जाती है, या जो बीज होता है फली का वो छटक के और उसमें से टूट जाता है।
तो आप सुबह या शाम के टाइम में जब तापमान कम हो तभी अगर कटाई करेंगे तो आपकी फलियों का नुकसान कम होगा, आपके बीज का नुकसान कम होगा। ये उचित समय माना जाता है। मौसम को भी ध्यान रखना चाहिए कि 2-4 दिन मौसम साफ हुआ। बिल्कुल हाँ, अगर मौसम जैसे मान लीजिए इस टाइम थोड़ा सा ओले या बरसात का मौसम हो रहा है तो आप कटाई को थोड़ा बाद में कर लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हवा में नमी रहती है। तो मौसम का ध्यान रखते हुए भी आप कटाई का समय निश्चित करें और इन्हीं बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी फसल में कम से कम नुकसान हो। और कई कई मोटी मोटी सावधानी आपने रखनी चाहिए। उत्तम अवस्था में अगर आप कटिंग कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं भाई, टाइम समय से आप कटाई कर रहे हैं तो किसान भाई ने क्यों लाभ हो सी? बिल्कुल हाँ, ये कटाई का समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। जैसे आपको मैंने बताया, आपने अगर देर से कटाई करी, आपकी फसल पूरी पक गई तो फलियां झड़ जाएगी और फलियों के अंदर जो बीज है वो भी छिटक के बाहर टूट के गिर जाएगा। तो अगर आप देर से कटाई करते हैं तो पहला तो आपका फलियों का नुकसान होगा, यानी आपकी प्रति हेक्टर 2 से 3 क्विंटल सरसों के बीज की पैदावार घट जाएगी। दूसरा, इसमें जो नुकसान होगा वो 3 से 4% तेल की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप समय पर कटाई नहीं करेंगे। अगर आपने जल्दी कटाई कर ली तो उससे नुकसान भी बहुत है। जैसे आपका बीज है वो हरे रंग का होगा और उसमें श्वसन क्रिया है वो चालू रहेगी, जिससे बाद में जाके वो बीज सिकुड़ जाएगा और उसमें से तेल की मात्रा है, प्रतिशत है, वो कम हो जाएगा। दूसरा इसमें नुकसान ये होगा कि अगर आप उसी बीज को आगे की फसल की बुआई के लिए प्रयोग में लेना चाहते हैं तो उसकी अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये भी एक नुकसान है। तो उचित समय पर कटाई करना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रूरी है आप पिछाड़ों का टेम कैसे हो आपकी फसल की कटाई को। इसके अलावा जो बात करा आपा के फसल की कटाई का पछ को और कई तैयारी वो करे किसान। देखो फसल की अब आपको लग गया कि हाँ हमारी फसल कटने को तैयार है, तो फिर आपको जो कटाई में उपकरण है उनका ध्यान रखें। आपको कहाँ उसको रखना है, थ्रेसिंग फ्लोर है उनका ध्यान रखें। फिर आपको कहाँ भंडारण करना है, इन बातों का भी आप पूर्व में निर्धारण कर लें कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो कटाई की आप बात करें आपको उपकरणों को ध्यान रखना है तो हाथ से कटाई करवो ठीक रहे कि आजकल मशीना चल रही है कटाई की बासु ठीक रहे? देखो कटाई के लिए जो सामान्य तौर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी दराती से ही कटाई करते हैं, क्योंकि लघु सीमित किसान हैं वो दराती से कटाई करते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहाँ बड़े बड़े उपकरण भी आ गए, जैसे बैल या ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर भी आ गया, आप रीपर से भी काट सकते हैं। और अगर आपका खेत बड़ा है तो आप कंबाइन से भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, कंबाइन से भी आप कटिंग कर सकते हैं। उचित अवस्था पर कंबाइन से अगर आप उसकी कटाई करेंगे तो भी आपको कम समय में अधिक एरिया में आप कटाई कर सकते हैं। तो यही मुख्य बातें हैं। और उसके बाद में सुविधा को कोई अंतर को नहीं, आपकी सुविधा सुविधा के हिसाब से और खेत का क्षेत्रफल के हिसाब से आप उसमें किसी भी उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 ही है, दराती, रीपर या कंबाइन। और अभी का आगे चलना जब आप कटाई की बात आप कर लिया तो मडाई की जब तैयारी हुआ तो बा कई चीज़ है क्या करें? देखो कटाई जैसे आपने इन उपकरणों से कर ली, उसके बाद में आपको देखना है नमी। फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप जैसे उसको फसल को काट करके खेत में छोटी छोटी पूलियाँ बना के छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपके बीजों में नमी कितनी रह गई। अगर बीज में नमी आपके 15 से 20% है, आ गई है, तब आप उसको ले जाके थ्रेसिंग फ्लोर या जहाँ पर आपको उसकी मोड़ाई या गहाई करनी है वहाँ पर रख दीजिए। वहाँ पर रखने के बाद आपको पता चल गया कि 15 से 20% नमी है उसमें, तो आप आजकल हर गांव में हर जगह आपको थ्रेसर मिल जाते हैं। मल्टी क्रॉप थ्रेसर्स होते हैं जिनके द्वारा आप सरसों की फसल की थ्रेसिंग कर सकते हैं, गहाई कर सकते हैं। और उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीज की जो नमी है वो अगर आपकी ज़्यादा है, यानी 15 से 20% से ज़्यादा है, तो आपका बीज टूट जाएगा। अगर नमी कम है तो भी बीज खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही बात ध्यान रखें और थ्रेसिंग से उसकी मोड़ाई कर लें। उसमें ध्यान रखें कि आपके जो थ्रेसिंग में जो बीज निकल के आ रहा है थ्रेसर से, उसमें ज़्यादा कचरा नहीं हो। अगर फिर भी कोई कचरा बच जाता है तो आप छलनी लगा के उसको छान लीजिए और उसको फिर आप थ्रेसिंग फ्लोर पर रख दीजिए, सुखाइए उसको। और अगर थ्रेसिंग में और भी कोई दिक्कत है तो उसमें आप बढ़िया थ्रेसर वाला काम में ले सकते हैं। और आजकल मल्टी क्रॉप में सारी क्रॉप्स की थ्रेसर आती है, आपको सिर्फ उसके अंदर एक छलनी चेंज करनी पड़ती है, वो सरसों वाली छलनी लगा के आप थ्रेसिंग कर लीजिए। तो थ्रेसिंग की बात हो रही है तो थ्रेसिंग पर काम करता टाइम कई बार किसान भाइयों ने भी कुछ सावधानियां खुद के खातिर भी रखनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, आजकल सुनने में आता है, देखते भी हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं
थ्रेसर के अंदर कुछ लोग कट भी जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है, हमारे जीवन का सवाल है। तो जिसमें जो जहाँ से हम डालते हैं सरसों को, वो थोड़ा ऊंचा हाइट पर हो और उसके जो उसका मुंह होता है उसके ऊपर कोई जाली लगी हो जिससे कि आपका हाथ अंदर नहीं जाए। इन बातों का आप ध्यान रखें, सावधानी से थ्रेसिंग करें, क्योंकि ये मशीन है, किसी को नहीं पहचानती। तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जब बात करें आप मड़ाई की, तो काट फिर थोड़ी देर भी ना खेत खलियान में रखनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि फिर मैं कहता हूँ कि बीज की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये हमारी कटाई से लेकर भंडारण तक इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हम जैसे आपने थ्रेसर से बीज को अलग कर लिया, भूसा अलग हो गया, तो उसके बाद बीज को थ्रेसिंग फ्लोर पर आप सुखाइए। जब तक उसमें नमी 8 से 9% नहीं रह जाती, तब तक आपको उसको सुखाना पड़ेगा। नमी की प्रतिशत लगातार कम होती जा रही है, कम होती जाएगी। जब काटिया जब थोड़ी ज्यादा ही पचे थोड़ी फिर सुखाई फिर कम होगी और शायद भंडारण तक आगे जासे तो और कम हो जाती। तो अभी को आगलो पड़ाव जो आपनो रेवा वो भंडारण को ही है शायद जी। बी के की प्रकार से शुरुआत करे, वो सावधानी कहीं रखे, भंडारण को स्थान कसे होना चाहिए। एक बार तो देखो, भंडारण 2 प्रकार का होता है। एक तो आपने तुरंत, अगर आपको थोड़े दिन में ही बेचना है तब करना है, और एक आपको लंबे समय तक फसल को रखना है, बीज को रखना है, तब करना है। अगर आपको थोड़े समय के लिए रखना है तो आप कहीं भी किसी कमरे में रखें। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो बीज की नमी और एक भंडारण की स्थिति। भंडारण आप जिसमें भंडार गृह में कर रहे हैं उसकी स्थिति यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई चूहे का बिल नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई भी दीवारों में कोई दरार नहीं होनी चाहिए या कोई छेद नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर अगेन बीज की नमी जो 8 से 9% है वो उतनी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो जगह आप चुने आप चारों तरफ से पैक होनी चाहिए। जी हाँ, भंडारण देखो, पहली बात तो इसमें यह है कि ये ऊंची जगह पर होना चाहिए, यानी जहाँ पानी नहीं भरे। मान लीजिए कि बरसात हो गई, पानी भर गया, तो आपके सारा बीज खराब हो जाएगा। पहली चीज़ है, भंडारण का हमेशा ऊंची जगह पर बनाना चाहिए। दूसरा, भंडारण कक्ष है या भंडार गृह है वो पूरी तरह से पैक होना चाहिए, ना तो उसके अंदर हवा आए और ना जाए, क्योंकि अगर बाहर से हवा आएगी तो आपके संक्रमण की उसमें संभावना बढ़ जाती है, उसमें कीटाणु या जीवाणु पैदा हो जाएंगे बीज में। दूसरा, उसमें कोई भी चूहे का बिल नहीं होना चाहिए। फिर है कि आप जैसे आपने बाहर जो मैंने कहा था कि थ्रेसिंग फ्लोर पर आपने बीज सुखा रखा है, तो नमी आपने जांच ली कि 8 से 9% है, उसके बाद उसको बोरों में भरिए। जो जूट के बोरे आते हैं उनमें भर के रख दीजिए। 2 दिन उन बोरों को वहाँ सुखाइए, क्योंकि जो जूट का बोरा होता है उसके अंदर भी कई बार नमी होती है या कोई जीवाणु पहले के होते हैं वो आ जाते हैं। तो उनको सुखाने के बाद आपको फिर भंडारण के अंदर, भंडार गृह के अंदर आपको बीज को रखना है। कुल मिलाकर पहली बोरा ने भी आपने उपचारित करना है, बिल तावड़ो देना है भाई, थोड़ी जो भी कमाई नमी हुआ बात चली जावे। जी हाँ। और जो कोई गेट खिड़कियां रोशनदान है तो बाने पैक कर दो, उनको सबको पैक करना है। उसके बाद आप भंडार गृह में फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं, या मेलाथियन एक दवाई आती है, कीटनाशक है, 1% का घोल बना के आप उसके अंदर स्प्रे कर दें। तो इसके बाद आपके भंडार गृह में कोई भी जीवाणु कीटाणु नहीं बचेगा। तो भंडार गृह तो ई तरीका से आप उपचारित कर सका। रासायनिक उपचार भी आपने बता दी, और जो साधारण रख रखाव है वो तो ध्यान रखना ही है कि पूरा पैक होनी चाहिए, न तो हवा बाहरों आनी चाहिए न बाहरों माए जानी चाहिए। दोनों बात आपने बता दी। बोरिया में करनी है, बोरिया ने भी पहली तावड़ो देना है, पचे वहाँ माए ने भरना है। लेकिन जो बात करा कि बोरिया की बात तो आप मान बता दी, लेकिन जब आप भंडारण के काम शुरू करा तो मैंने कहा खुल्लो भी भंडारित कर सका, कई आप भर दियो के भंडार गृह में। शुरू में मैंने कहा ना, 2 प्रकार का आपकी आवश्यकता होती है। आपको तुरंत 2-4 दिन 10-5 दिन रख के उसको बेचना है तो खुले में भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो बोरों को आप फर्श के ऊपर ना रखें, फर्श के ऊपर रखेंगे तो फिर उसमें नमी आने की संभावना रहती है। और दूसरा, आप जो आपके कमरे की या जहाँ भी आप घर है उसकी दीवार है, दीवार से 1 फीट की दूरी पर रखें। दीवार से टच करके बोरों को ना रखें, उससे दीवार की नमी नहीं आएगी और आपके बीजों को संक्रमण नहीं होगा। अगर आप फर्श पर रखने के लिए आप जो लकड़ी के तख्ते आते हैं वो आप रख सकते हैं। अगर तख्ते नहीं हैं तो आप ईंटें बिछा के फर्श के ऊपर, उसके ऊपर बोरे रख के आप आराम से भंडारण उसका कर सकते हैं।
तो नीचे आंगना में सीधी बोरियां कौन मेल लिया, नीचे कोई आप लकड़ी का कर लिया या कोई भाटा का पटावा मेल लिया, बांक ऊपर आप मेल सको जी। हो। सीधा मेल से हो तो बांक मायने नमी आ जासी, डोलियां का अडार कौन मेलनी है, थोड़ी दूर मेलो ताकि बांक बीच में गैप बने रहे, ताकि बांक जो नमी है दीवारा की बा बीका मायने को नहीं आवे। और जो एक साथ आप बात करा, कई किसान भाई जो वहाँ का है वह भंडारण के खातिर बड़ा चिंतित रहे है, क्योंकि बांक करने खुद को भंडार कक्ष को नहीं हुआ है या कोई भी समस्या है कि बांक अतु जगह को नहीं हुआ है, वह क्या कहीं करे। देखो किसान भाइयों, आजकल बहुत सारे वेयर हाउसेस या भंडार गृह हैं वो किराए पर भी मिलते हैं। आपके एरिया में ही देखना, बहुत सारे एफसीआई के गोडाउन्स होते हैं, या कुछ लोग पर्सनल भी अपने बना के और गोदाम एफसीआई को देते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते हैं या दूसरी किसी कंपनी को देते हैं। तो आप भी दूसरे के भंडार गृह यूज़ कर सकते हैं, उसको किराए पर ले करके अपना सामान वहाँ रख सकते हैं। अब भंडार गृह में और मैडम मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे भंडार गृह है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया इंसेक्टिसाइड वो सब बता रख के उसके नीचे ईंटें या लकड़ी का तख्ता बिछा के फर्श पर आप बोरे रख दीजिए, दीवार से थोड़ा 1 फीट दूर रख दीजिए। अब इसमें अगर आप टेम्परेचर और वो चीज़ें मेंटेन करते हैं, यानी कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखते हैं, तो और बीज की नमी आपने पहले ही देख ली कि इसमें 8 से 9% है। इस तरह से भंडारण अगर आप कर सकते हैं तो 2 साल तक आपके बीज में कोई खराबी नहीं आएगी, यानी 2 साल तक आपका बीज सुरक्षित रहेगा, उसी अवस्था में रहेगा। आप उसको बुआई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई तेल की मात्रा कम नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी। तो ये भंडारण भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आज मंडी में भाव कम है, या आपको लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने में भाव सरसों के नहीं बढ़ेंगे, आपको आगे बेचना है, तो आप उचित भंडारण करके उसको साल भर बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद भी उसको बेच सकते हैं उचित मूल्य आने पर। क्योंकि उपज जो आप पूरी साल मेहनत करे हो फसल के पाछे, बी का आखिरी पड़ाव बी को भंडारण ही है जी। तो बी के ऊपर भी आपने पूरा रख रखाव ध्यान रखना चाहिए, कहीं कहीं सावधानी आपने रखनी चाहिए। एक साथ डॉक्टर साहब आपने जो तापमान नियंत्रण की बात बताई, बी का क्या वो करे कि तापमान नियंत्रित रखे। ये देखो, जो कॉमर्शियल भंडार गृह होते हैं उनके पास तो बहुत डिह्यूमिडिफायर्स होते हैं या एसी का प्रयोग भी वो करते हैं, तो उन सब चीज़ों को या भंडार गृह के ऊपर आप कुछ डाल दीजिए कि आपके कमरे का तापमान नहीं बढ़े, और उसको पूरा अगर आप खोलते नहीं हैं, बिल्कुल बंद रखते हैं, तो उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, यानी कि उसका 20 डिग्री से कम ही रहेगा तापमान। और फिर आपका बीज बिल्कुल सूखा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि 8 से 9% अगर उसमें नमी है तो फिर उसमें कोई श्वसन क्रिया नहीं होती बीज के। जैसे बीज अगर उसमें नमी ज़्यादा है तो बीज अपने आप श्वसन क्रिया करता है। बीज भी एक जीवित चीज़ है, उसमें भी जीव है, तो वो श्वसन क्रिया उसकी बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी और उसका भंडार गृह का तापमान नहीं बढ़ेगा, तो अपने आप वो तापमान है वो कंट्रोल रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप बता रहे होगे बीज भी श्वसन क्रिया कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाकी चालू है, तो जब भंडार गृह जब वो कई दिनों से बंद है तो किसान भाई भी में जावे तो बी टाइम भी ना भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, पहले उसको आप खोलिए भंडार गृह को थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उसको खुला छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप अंदर जाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए या और कोई जीवाणु के वजह से कोई हानिकारक कुछ हो, तो आप उसको थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद में जब शुद्ध हवा आने जाने लगे तो आप अंदर जाइए। और कहीं भी ना पूरा जो क्रिया है आप आज कटाई से शुरू करें, फसलों की स्थिति आप देख ही रहा हो, अब चारों मेरे सरसों का खेत लहला आ रहा है, आखिरी पड़ाव पर चल रहा है, तो बाने किसान भाई ने कई सावधानियां रखनी चाहिए, कई बाने जानकारी होनी चाहिए आपकी फसल का बारे में। देखो किसान भाइयों, ये किसी भी फसल का कटाई का जो पीरियड होता है, भंडारण का होता है, ये लास्ट समय होता है और इसके ऊपर आपकी बहुत सारी लाभ है या उसकी जो पैदावार है उसका लाभ का बहुत सारा परसेंटेज उस पर डिपेंड करता है। आपको उचित अवस्था पर ही कटाई करनी चाहिए और आपको अनुमान होना चाहिए उस मौसम का भी, जिस समय हम कटाई कर रहे हैं या हम थ्रेसिंग करने जा रहे हैं उस टाइम 1 या 2 दिन में मौसम कैसा रहने वाला है। आजकल हर दिन भविष्यवाणी की जाती है मौसम की, तो आप उस पर भी नज़र रखिए। आकाशवाणी भी करती है, दूरदर्शन भी करता है और मौसम विभाग के कार्यालय हैं वो भी करते हैं, सरसों अनुसंधान जो निदेशालय है वो भी करता है। तो इन मौसम का आप बिल्कुल पूर्वानुमान करके या दूसरे सोर्स से उसकी जानकारी रख के आप अपनी कटाई, अपनी जो गहाई या थ्रेसिंग जिसको कहते हैं वो, और भंडारण, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपने काट के थ्रेसिंग फ्लोर पर रख दिया और बरसात आ गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सारा फसल नुकसान हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा के रखिए कि आज हमारा मौसम कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, उचित समय पर कटाई करिए। जैसे मैंने कहा कि शुरू में आप कैसे पहचानें कि फसल पक गई है,
फसल की पत्तियां हैं वो फलियां हैं वो पीली पड़ गई है, बीज कैसा है, इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल मुआयना करके उनको पहचान करके उसी अवस्था पर कटाई करें, तभी आपको उचित मूल्य मिल पाएगा। क्योंकि बीज अच्छी गुणवत्ता का होगा, उसमें तेल अधिक होगा, तभी आपको अच्छा पैसा मिल पाएगा और इसी से आपको मुनाफा होगा। जो फसल की कटाई की और पकाई की आप बात कर रहे हैं, जो आप शुरू में बताया भी हाँ भी मैं और अच्छी तरह जानना चाहूँगा कि कौन सी फसल की प्रजाति आप सरसों की बोरियां हाँ बी पर आधारित है? बिल्कुल हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि हर प्रजाति का एक पकने का समय निर्धारित होता है। तोरियां मैंने बताया कि 90 से 95 दिन में पकती है। हमारे क्षेत्र में राजस्थान में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें मुख्य रूप से राई जिसको कहते हैं या हम यहाँ पर इसको सरसों भी कहते हैं। तो इसके पकने का जो इसकी लाइफ होती है, पूरा जीवन है, वो 130 से 135 दिन का होता है। उसमें वो पक के तैयार होना ही है। लेकिन फिर भी अगर उसमें 5-7 दिन का डिफरेंस आता है, मौसम के वजह से हो सकता है, तो आप उसको पहचान लीजिए कि मेरी कितनी प्रतिशत फलियां उसमें पीली पड़ गई हैं, बीज किस अवस्था में है, बीज पीला या भूरा पड़ गया है, कहीं वो हरा तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देख के आप निर्धारित कर सकते हैं। फिर दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि जलवायु के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आप पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाइए, आसाम में चले जाइए, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तो वहाँ पर इसके पकने का समय थोड़ा कम होता है। यानी वो वहाँ एक तो प्रजाति अलग होती है, दूसरा वहाँ फरवरी के लास्ट वीक तक फसल पक के तैयार हो जाती है। अगर हम अपने क्षेत्रों की बात करें, जैसे राजस्थान की, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इनमें जो फसल पकती है वो फरवरी के लास्ट वीक या 15 मार्च तक पककर तैयार हो जाती है। ये भी एक अनुमान है कि हमारी फसल इस समय में पक जाएगी। और जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या लुधियाना के ऊपर वाला पार्ट है, तो वहाँ पर पकने, एक तो वहाँ प्रजाति दूसरी होती है, वहाँ भूरी सरसों या आपकी गोभी सरसों लगाई जाती है, वो फसल 155 से 160 दिन में पकती है, तो उसके पकने का समय आता है लगभग मई के महीने में। तो इस तरह से क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ की जलवायु के हिसाब से, वहाँ की प्रजाति के हिसाब से पकने का समय भिन्न भिन्न होता है। तो जो किसान भाई ने आपको बता दिया कि जो थे प्रजाति बोरियां हो बी का आधार पर आपने अनुमान लगाना है, और बी के अलावा डॉक्टर साहब मोटी मोटी जितनी भी सावधानियां हो सके आपने सगली बता दी। इसके साथ जब वो फसल की कटाई भंडारण कर रही है तो वो बीजा को जो उपचार भी आप बता दियो, अगली फसल की तैयारी वो इस फसल का माध्यम से की प्रकार करे? देखो, अगर अगली फसल की तैयारी आपको इसी फसल के बीज से करना है तो आपका बीज का भंडारण उचित होना चाहिए। उस भंडारण के साथ साथ उससे पहले की अवस्था है, बिल्कुल फूला हुआ बीज हो, सिकुड़ा हुआ बीज ना हो, उसमें तेल की प्रतिशत मात्रा उचित हो, उसमें कोई भी बीज जीवाणु या कीटाणु से ग्रसित ना हो, कोई भी बीज कटा फटा नहीं हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, उचित तरह से भंडारण करें, और उसके बाद में आप अगली फसल लगाने जा रहे हो तो उस बीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें करना है तो आप उसकी अंकुरण क्षमता देख सकते हैं। मतलब कुछ बीज लेके, 100 बीज लेके आप कहीं भी पानी का कपड़ा भिगो के और उसके अंदर रख दीजिए, या फिर जो अपना ब्लोटिंग पेपर होता है उस पर रख दीजिए, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। 100 में से कितने बीज अंकुरित हुए आप देख लीजिए। अगर उसमें 85% या 90% बीज अंकुरित हो गए तो आप मान लीजिए कि हमारा जो बीज है वो बिल्कुल उचित गुणवत्ता का है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब आपने बता दिया कि अगली फसल की तैयारी खातर जो आप भंडारित कर रहा हो बीजों ही पतो कर सको होगा अगली फसल में आपने बीज किया कहीं काम में लेना है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब किसान भाइयों ने आप कई संदेश देवो चाहो हो चालता? देखो किसान भाइयों, आप जो इतने अक्टूबर में आपने या सितंबर से आपने तैयारी शुरू कर दी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना है, इतने मेहनत का जो फल है वो लास्ट कटाई या उसकी मोड़ाई या उसके भंडारण पर ही निर्भर करता है। आप अपनी फसल को उचित समय पर काटिए, मौसम का ध्यान रखिए, उचित यंत्रों का प्रयोग करिए, उचित भंडारण करिए। भंडारण का ये है कि अगर आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है आप भंडारण कीजिए और उचित मूल्य आने पर बेच दीजिए। मेरा आपको यही संदेश है कि आप अपनी फसल की उचित अवस्था पर कटाई करें और उचित भंडारण करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। और अगर फिर भी कोई किसान भाई न लागे जब वो खेत में जा देखे कि हाल क्यों टेम है हमारी फसल ने पकबा में, हो सके वो बी टेम शुरुआत में जब बोयो फसल ने जब वो मोड़ा हो गयो तो वो रुक सके थोड़ा दिन? हाँ, रुक सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटाई उचित अवस्था पर ही करें। क्योंकि अगर मैंने पहले भी बताया, अगर आपने पहले काट ली है तो बीज सिकुड़ जाएगा, तेल की मात्रा कम हो जाएगी, बीज की गुणवत्ता घट जाएगी, वो सबसे बड़ा नुकसान होगा।
तो आप उचित अवस्था पर ही कटाई करें, भले ही वो 5 दिन लेट आए कोई बात नहीं। तो सबको सारी फसलों को आपको टेम हुआ है तो आप इंतजार कर सको हो। और अगर आपकी फसलें आपकी फलियाँ पूरी पाक चुकी है, पीली होगी है, 75% लगभग फलियाँ पीली होगी है, तो आपकी फसल कटवा की खातर तैयार है। और आज की चौपाल माह में थाने बताई दियो कि कटाई करनी है, पचा थ्रेशिंग मड़ाई किया करनी है और भंडारण का भी पूरा प्रकार आपने बता दिया, पूरी तैयारी आपने बता दी। तो आज की चौपाल माह बस इतना ही। डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में पधार्या, जानकारी वहाँ का दर्शकों ने आपकी काफ़ी लाभान्वित कर सी, बी के खातर आपको आभार। फिर हाजिर हुआ नई चौपाल में नई जानकारियों के साथ। आभार देव इजाजत, तो राम राम सा।